नमस्कार, मैं हूं प्रसून। मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों के साथ जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। वे संगठन 40,000 युवाओं की मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? क्या ये नागरिकों के लिए राहत है या आफत? आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद AFSPA एक्ट बना। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया। एक कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम और राजधानी इम्फाल के साथ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से हटा दिया गया है। इस एक्ट के जरिए सैन्य बलों को कई विशेषाधिकार मिल जाते हैं। इस एक्ट के जरिए सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। सैन्य बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद उस पर बल प्रयोग, यहां तक कि गोली चलाने की भी अनुमति देती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले चेतावनी देना सैन्य बलों के लिए जरूरी होता है। इस एक्ट के तहत सैन्य बलों को बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार होता है। एक्ट की बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अब जानते हैं कि आखिर आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र होते क्या हैं। अशांत क्षेत्र यानी वे इलाके जहां शांति बनाए रखने के लिए सैन्य बलों का उपयोग जरूरी है। कानून की धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा और क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित कर सकते हैं। हालांकि 2016 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट किसी की हत्या की छूट नहीं देता है। किसी भी हालत में सैन्य बलों को नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति नहीं है। हत्या की छूट नहीं देता है यह एक्ट, ये बात आप लोग समझ लीजिए। सशस्त्र बलों को नागरिकों पर अत्यधिक बल की प्रयोग की अनुमति नहीं है। आंतरिक अशांति युद्ध नहीं है। गोली मारो और मार डालो को उचित ठहराने के लिए नागरिकों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र में हथियारबंद व्यक्ति को भी यह मानकर नहीं मारा जा सकता कि वह दुश्मन है। यदि इस तरह अत्यधिक बल से मृत्यु हो जाती है तो किसी स्वतंत्र निकाय से इसकी गहन जांच कराई जानी चाहिए। ऑपरेशन में क्या करें और क्या न करें की नियम पुस्तिका भी लागू होनी चाहिए, चाहे वह उग्रवादी ही क्यों ना हो, आतंकवादी ही क्यों ना हो, खुकार अपराधी ही क्यों ना हो। अनुचित मौतों के मामले में सशस्त्र बल सैन्य कर्मियों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। आधिकारिक कर्तव्य के वैध निर्वहन में किए गए सभी कार्यों से छूट का दावा करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला नहीं दिया जा सकता। हालांकि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को जारी रखने के पीछे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। इसके समर्थन में दलील रखने वालों का मानना है कि एक कानून जहां लागू है वहां के इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है जो सेना पर हमले करती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी तमाम अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों से निपटने और देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिए जाएं। साल 2004 में
यूपीए सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, जो कि बीपी जीवन रेड्डी थे, की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट कानून को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसी तरीके की दूसरी कमेटी कानून लागू रखने की सिफारिश कर चुकी है। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने वाली सैन्य कर्मियों पर कई दाग लगे हैं, जिसके कारण से इस एक्ट पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोम जिले में सेना ने चरमपंथी समझकर गलती से नागरिकों को ही निशाना बना दिया। इस हादसे में 6 नागरिकों की मौत हुई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सेना के कैंप को घेर लिया और सेना के एक जवान सहित 7 लोगों की हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के लिए सेना ने अपनी गलती भी स्वीकार की। इसी तरह 10-11 जुलाई की रात 2004 की बात है, जब दरमियानी रात में 32 वर्ष के एक युवक की कथित तौर पर युवती की सेना के जवानों ने रेप कर हत्या कर दी। मनोरमा का शव सख्त विक्षिप्त हालत में बरामद हुआ। इस घटना के बाद 15 जुलाई 2004 को 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया, जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों की सैन्य बलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं मौजूद थीं। इस घटना का विरोध करते हुए 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो करीब 16 साल चला। तो सवाल यही है कि क्या फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट देश की अखंडता का कारगर हथियार है? इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है ऋषिपाल सिंह जी, अधिवक्ता हैं, जेएस सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हामिद भट्ट हैं, नेता बीजेपी जम्मू कश्मीर से। आप सभी मेहमानों का ढेर सारा स्वागत है। पहला सवाल यही है सोढ़ी साहब आपसे कि क्या आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट देश की अखंडता के लिए कारगर हथियार है? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और बख्शात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। आपके प्रश्न का सीधा जवाब मेरे पास है हाँ, क्योंकि मैं खुद जब सेना में सर्विस कर रहा था, मैं असम और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था और तब वहां पे अफवाह लगा हुआ था। और अफवाह लगने से उन इलाकों में जहां पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा थी, सेना ने अच्छा काम करके उन गतिविधि को या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया या बहुत कम कर दिया। मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि घटनाएं हुई हैं जिसने आर्म फोर्सेस पे एक दाग लगा दिया है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा प्रसून जी की भारतीय सेना 12 लाख सैनिकों की बहुत बड़ी सेना है और इसमें अगर एक आधी ऐसी गलती होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, उस ऑफिसर या जवान को बख्शा नहीं जाता है। तो जहां पे हमारे प्रोसीजर्स हैं सेना में बिल्कुल सही है, वक्त आने पे कोई भी गलती करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अगर एक कोई पेन भी चुराता है 500 रुपए का तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, जो कि बाहर नहीं होता है। बाहर के 20, 30, 40 साल चलता है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा प्रसून जी, क्योंकि मैं खुद इस ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया जहां पे आसपा था। सबसे बड़ी खासियत आसपा की ये होती है कि भारतीय सेना को पूरी तरह से ऑपरेशन प्लान करने में छूट मिलती है और यही एक कारण होता है कि वहां पे शांति लाने में बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई जाती है। मैं आपको मणिपुर का एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। जब से आसपा मणिपुर से हटाया गया, वहां पे दिक्कतें शुरू हो गई और आज तक क्योंकि वह आसपा दोबारा नहीं लगा है, तो वहां की जो सेना है उसको पुलिस के नीचे काम करना पड़ता है। अगर पुलिस को जरूरत हो तभी वो सेना को बुलाती है और तभी हम देख रहे हैं कि मणिपुर में अब तक शांति नहीं आई है। तो अफवाह होना चाहिए जहां पे ये दिखते हैं और जब 100% यकीन हो जाए कि अब वहां पे कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, जैसे पंजाब में कुछ साल पहले अफवाह हटा दिया गया, वैसे हालात में अफवाह को हटाना चाहिए। अन्यथा अफवाह रहना चाहिए अगर किसी भी राज्य में ऐसी थोड़ी भी आतंकवादी आपको लगता है कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए आप स्थानीय दबावों को नकार सकते हैं? उसके इस एक्ट के हटने के बाद आप लोगों के ऊपर या सेना के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा? बिल्कुल। मैंने जैसे आपको मणिपुर का एग्जांपल दिया, मैं खुद मणिपुर गया था अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। मैंने वहां पे देखा कि वहां पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण है कि अफवाह जब से वहां हटा
तो वहां की जो ऐसी ताकतें थी जो कि देश की अखंडता के साथ खेलना चाहती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं और वो ऐसी कार्रवाई करती हैं जो मणिपुर में देख रहे हैं। हमारे तो साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी हैं। ऋषिपाल जी, 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। उन्होंने इस एक्ट को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन उससे पहले 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय जो नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में था, उसमें इस एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा। कहा यह देश की अखंडता के लिए जरूरी है। ऐसे में मानवाधिकार और देश की अखंडता दोनों में कैसे संतुलन बनाया जाए, या सरकार या कानूनविद कैसे संतुलन देखते हैं? देखिए प्रसन्न जी, जब इस प्रकार के जो कानून हैं जब वो पावर में आते हैं और जब वो काफी लंबे समय तक चलते हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि उस चलने वाले उस ऑपरेशन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जो इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे सोडी साहब ने बताया कि अगर जो लोग इस तरह का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप समझिए, जो कोई भी केंद्र सरकार है, कोई सरकार जब इस बात की अनुशंसा करती है कि इस तरह कानून लगाया जाए, तो उनकी स्थिति बहुत मजबूरी की स्थिति होती है। स्थितियां ऐसी होती है जो सामान्य जो पुलिस है उनके कंट्रोल से बाहर है, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में जब कंट्रोल कोई नहीं कर सकता और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह ये कानून जब लाया गया, जैसे थोड़ी साहब ने लिखा पंजाब की स्थिति थी या जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, तो ये स्थितियां ऐसी थी जब कानून को लाया गया। अब इस स्थितियों में परिवर्तन है, तो हम देख रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह कहा कि हाँ, अब इस कानून को अब हम रिवोक करने का टाइम है, हम फोर्सेस को यहाँ से वापस बुलाएंगे, तो उस समय होता है। लेकिन तो क्या वह स्थिति आ चुकी है? जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता हामिद भट्ट साहब से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हामिद जी, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बदल गई हैं आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटाने के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे आज अपनी चैनल में बोलने का मौका दिया। जहां तक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात है, हमने 2008 से लेकर 2016 तक एक ऐसा पीरियड कश्मीर के अंदर देखा जिसमें जो गोलियां जो है अंधाधुंध चली, जिसमें कश्मीर के जो सिविलियंस है मास किलिंग हुई, और आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जी हटने के बाद कश्मीर में पहली बार हम डेवलपमेंटल सिनेरियो देखते हैं। हम यहाँ पे पीस देख रहे हैं, हम यहाँ पे भाईचारा देखते हैं, हम यहाँ पे अमन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि दैट वी विल कंसिडर द रिवोकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो मुझे लगता है वो दिन आ चुका है जब भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस चीज गृह मंत्री ने कई आंकड़े दिए हैं, वो आंकड़े सुनना हम सभी लोगों के लिए अहम है। उन्होंने बताया 2010 में पथराव की 2564 घटनाएं हुई थी, जो कि अब शून्य हो गई हैं। ये बड़ी बिल्कुल मैं देश के 2004 से 2014 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुई, यानी 7217 हुई हैं। यूपीए काल में हुई 2004 से 2014 तक, जबकि 2014 से 2023 तक यह आंकड़ा घट के 2227 हो गया और यह करीब 70% कम हुआ है। मेरा थोड़ी सा सवाल यही है कि 70% कम हो गया, 30% अभी भी बाकी है। तो क्या इस ऐसे मौके पे या ऐसे हालात में आपको लगता है कि पूरी तरीके से सेना को बाहर निकाल लेना चाहिए कश्मीर से? प्रसून जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बहुत शांति आई है। मैं वहां पे खुद पोस्टेड था 2 साल, जो हालात देखकर अब हालात में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मेरी निजी राय में अगले 15 साल तक आस्था को जम्मू कश्मीर से नहीं निकालना चाहिए, और इसका मुख्य कारण यह है कि 2035 में चीन और पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जो कि पूरा पब्लिक डोमेन में सारी टाइमलाइन 2035 के 2 फ्रंट वॉर पे जारी है। अगर हम आसपास जम्मू कश्मीर से निकालते हैं, कुछ समय तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है, वो कुछ समय बाद वहां पे फिर ऐसे तत्वों को
समर्थन देगा जिससे कि केंद्र हालात सरकार जो बिगड़े। फैसला ले रही है, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को पिछले 20 सालों में काफी ट्रेंड किया गया है, प्रोफेशनल ढंग से ट्रेंड किया गया है, जिसके कारण से आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनकी बागडोर इन्हीं के हाथ में होती है। सोनी साहब, देखिए प्रसून जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय सेना के साथ वो जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। हमारा वहां पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, एसओजी करके। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरी निजी राय में इस फैसले को 15 साल तक टाल देना चाहिए। जब 2035 के खतरे की घंटी दूर हो जाए तब हमें वहां से हटाना चाहिए। अन्यथा अगर हम अभी हटाएंगे और 2035 सिर्फ 11 साल दूर है, अगर ये वाकई में ये आकलन आपका काफी गंभीर है। हमारे साथ है ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, मैं सोनी साहब जरूर निजी तौर पे जानना चाहूंगा कि जो आप बात कह रहे हैं, जो आकलन कह रहे हैं, या जो आपने प्रेडिक्शन किया है, ये कौन से तथ्यों पर आधारित है और ऐसे कौन से तथ्य अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना केंद्र सरकार ने कोई जारी किए हैं ना राज्य सरकार ने जारी किए। तो ये इस तरह से जो आकलन आपका है, ये आकलन किस आधार पर कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताता हूं। 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 1 का जिक्र है कि चीन और अमेरिका का जंग होगा ताइवान के ऊपर, जिसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की, जब उन्होंने कहा कि 2027 में चीन और अमेरिका का युद्ध होगा। और इन 6 जंगों की श्रृंखला में जंग नंबर 3 का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम सारी टाइमलाइन देखें तो 2035 की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा प्रसून जी, मैं आपको 3 मुख्य टाइमलाइन बताना चाहूंगा जो कि मेरी बात को दर्शाएगा। 35 का जो साल है वो गंभीर है हमारे लिए। सबसे पहली टाइमलाइन है कि चीन ने जिनजियांग और तिब्बत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान किया है, जहां पे दिन रात वहां पे काम चल रहा है। जिनजियांग तिब्बत भारत के बॉर्डर के LAC के उस पार है। दूसरी बड़ी टाइमलाइन है कि 2030 तक चीन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत बना रहा है अपने 6 नेवल डॉकयार्ड्स में। और तीसरी जो बड़ी टाइमलाइन है कि जो हम सुनते आए थे कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है, उसकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में पूरा कब्जा है, सारे जानते हैं। पिछले साल 20 मार्च को उसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार नौसेना अड्डा बनाया, जहां उसने 2 अपनी पनडुब्बियां भी भेजी हैं। मालदीव में लामोटोल में चीन की सैनिक गतिविधियां पाई गई हैं। क्यू म्यांमार का दूरी पर जहां पे चीन की सैनिक गतिविधियां पाई गई हैं। और 1 सेकंड और चाहूंगा, चीन ने ये तैयारी कर रहा है कि 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु बम होंगे। इतने बड़े पैमाने में देखिए, चीन आपकी बात सोनी साहब 100% सही है। और ये जो आकलन है आपका, जो कयासबाजी है, इसको बेहद गंभीरता से हम सभी को लेनी चाहिए। अगर इसमें 1% भी रिसर्च के जरिए कि चीन के बारे में माना जाता है कि वो खुद सामने नहीं आता है, पाकिस्तान और दूसरे देशों को भड़का के भारत के खिलाफ कमजोर करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की आकलन को हम कभी भी कम करके आंकने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये बहुत अहम बात। सेना को सिविलियन इलाकों से निकाल लीजिए, तो ये वही स्थिति होगी जिसके कारण से कश्मीरी पंडितों का बड़े स्तर पे पलायन हुआ। वहां न न्याय तंत्र था, न पुलिस व्यवस्था थी, पूरी तरीके से चरमरा गई थी। वही आरोपी थे, वही गवाह थे, वही जज थे, कोई सुनवाई नहीं थी, जिसके कारण से 40,000 लोग मारे गए। और हालात यहां तक पहुंच गए कि जितने लोग मारे गए, इस बात की गवाही गृहमंत्री ने भी दी, उसमें से 85% मुस्लिम थे जिनकी हत्याएं हुई। यानी अराजकता शुरू होता है किसी एक स्तर पे, लेकिन उसकी चपेट में पूरा समाज आता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को आम लोग अपने सुरक्षा के तौर पे लेते हैं या उसे अपने लिए आफत मानते हैं।
इस चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।